हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, जो चल रहा है मेरा जो टॉपिक है वो जीन पियाजे है। मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है कि वे कहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से उनके सिद्धांत थे। चलिए आज चलते हैं, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने बताई थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष थी। दूसरी बताई थी उन्होंने, कौन सी बताई थी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सक्रियात्मक अवस्था ये बताई थी इन्होंने 2 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक? इन्होंने बताई थी 7 वर्ष तक। ठीक है, तीसरी इन्होंने बताई थी मूर्त अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्रत्यक्ष अवस्था भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है अनौपचारिक अवस्था। और ये होती है 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक ये अवस्था होती है। फोर्थ बताई जाती है हमारी कौन सी अवस्था? मूर्त या फिर औपचारिक, या फिर बताई जाती है अप्रत्यक्ष अवस्था। ठीक है, ये होती है हमारी कब से? 11 वर्ष से लेके जो अब तक। ठीक है, 15 वर्ष ये इससे ज्यादा है जो अब चल रही है। ठीक है, इससे ज्यादा है ना। तो चलिए, ये 4 अवस्थाएं बताई थी, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप 4 या 5 या उससे ज्यादा नंबर भी ला सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, टैट में सबसे ज्यादा नंबर का ये आता है। तो चलिए, कौन कौन सी अवस्था होती है? एक होती है इंद्रिय जनित, गामक, इसको बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था बोला जाता है। संवेदी गामक अवस्था भी बोला जाता है इसको। इसकी आयु कितनी होती है? जन्म से लेके 2 वर्ष। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी पढ़ेंगे। दूसरी कौन सी होती है हमारी? दूसरी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ये कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक है? इसकी आयु होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, पूछ लेगा कि हमारी ये जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, ये कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक मानी जाती है? दूसरा है हमारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसलिए भी पूछ लेगा ये जो अवस्था है यो कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक है। तीसरा है हमारा मूर्त, या फिर इसको बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई? इसको अनौपचारिक या फिर इसे बोला जाता है क्या? प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष अवस्था ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी जाती है? ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक अवस्था मानी जाती है। फोर्थ है हमारा अमूर्त या फिर सक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष अवस्था। ये कितने वर्ष से मानी जाती है? ये 11 वर्ष से इससे आगे वर्ष तक। ठीक है, ये 11 वर्ष से लेकर आगे तक। 11 वर्ष से आगे तक
ठीक है। तो देखिए अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल में बता दूं इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसकी अवस्था, ये जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। संवेदी यानी कि जो बच्चा होता है वो क्या संवेगों के माध्यम से अपने जो संवेग हैं उनको प्रकट करता है ना। संवेगों के माध्यम से वह अपना भूख लगना प्रकट करता है, रोना प्रकट करता है, उसे कोई समस्या है वो प्रकट करता है। किसके माध्यम से? संवेग। यानी कि अगर उसको क्या भूख लगी होगी तो बच्चा रोएगा ना, जाहिर सी बात है। छोटा बच्चा क्या करेगा? वो ऐसा तो नहीं कहेगा मम्मी खाना लिया हो। हाँ भाई, जब छोटा बच्चा रहता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा रहता है, वो क्या ऐसा कह देगा मम्मी खाना लिया, मुझे भूख लग रही है? नहीं भाई, वो रो के प्रकट करेगा कि उसको भूख लग। जब वो रोएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसको कोई समस्या या फिर इसको भूख लग रही है ना। तो वो क्या होता है, वो किस अवस्था में आता है? वो आता है संवेदी गामक अवस्था में, है ना। उसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोला जाता है और उसको क्या बोला जाता है? संवेदी गामक अवस्था भी बोला जाता है ना। अब ये है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी आती है भाई? इसमें हमारा, अब ये बताइए। अच्छा, अब जब बिजली आती है, लाइट आती है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लाइट आ गई? हमें वो दिख तो नहीं रही है भाई। वो बिजली हमें कभी दिखा है? नहीं दिखती ना। हम उसे अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारा बल्ब जल रहा है तो हम क्या कहेंगे? बल्ब को देखकर हम ये बताएंगे कि हाँ भाई लाइट आ रही है। पंखा चलेगा तभी तो बताएंगे हम कि हाँ लाइट आ रही है ना। तो बिजली का अनुभव महसूस कैसा होगा? हमारा पंखे चलने से, हमारा बल्ब जलने से हमें बिजली दिखाई तो नहीं देगी ना, नहीं देगी ना। तो वही बात है कि जब बच्चा रोगा तो हमें कैसा पता चलेगा? नहीं, बच्चे को अगर भूख लगेगी तो हमें कैसा पता चलेगा? भाई इसके रोने से पता चलेगा। खुश है तो वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, है ना, मुस्कुराएगा ना, ठीक है। तो चलिए ऐसे ये नोट कर लीजिए, इनकी विशेषताएं बताते हैं अभी। चलिए देखते हैं कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं हैं, इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। जीन पियाजे की सबसे पहली अवस्था है, इन्होंने कितनी अवस्था दी थी? 4 अवस्था दी थी। कौन कौन सी थी वे? संवेदी गामक पहली थी हमारी इंद्रिय जनित गामक या फिर संवेदी गामक अवस्था भी से बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हमारी मानी जाती है। 2 वर्ष में कितने बजे तक मानी जाती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसमें बालक जो भी कार्य करता है वह कैसे करता है? अपने शरीर द्वारा करता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा सोचता है, कुछ भी चीजें होता है, उस जो बच्चे का व्यवहार है वो किसके द्वारा व्यक्त होता है? उसके संवेगों के द्वारा व्यक्त होता है। यानी कि जैसे उसे भूख लग रही है तो वो क्या करेगा? अगर उसको भूख लग रही है तो रोना शुरू कर देगा। हम माँ तुरंत जान लेती है कि क्या मेरे बच्चे को भूख लगी है, ठीक है। तो यही है कि इस बालक की इस अवस्था में जो भी बच्चा कार्य करता है वो किसके द्वारा? शरीर से कार्य करता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि इस अवस्था में जो संवेदी समझ होती है वो ज्यादा विकसित होती है। जैसे बच्चे के आंख, कान, नाक, मुंह, है ना, नाक से सोचते हैं। इस आयु में बालक की जो बुद्धि होती है, जो बालक के कार्य होते हैं वह किसके द्वारा व्यक्त होता है? बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। यानी कि अगर वह क्या कर रहा है, अगर वह हंस रहा है ना, या नोटी कुछ भी, जैसे मतलब कि बच्चे थोड़ा चंचल होते हैं, छोटे छोटे, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा मतलब होतों के साथ ही बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, है ना। लेटे लेटे भी जैसे हंस देते एकदम से, है ना। तो इस तरह से तो उनकी जो बच्चों की जो बुद्धि होती है, छोटे छोटे बच्चों की, वो कैसे व्यक्त होती है? उनके कार्यों द्वारा, उनके संवेगों द्वारा व्यक्त होती है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। यानी कि इस 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चे क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। जैसे कोई बच्चा किसी को चिढ़ा रहा है तो दूसरा भी चिढ़ाएगा, है ना।
स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है ना। और ये क्या है, गामक क्रियाएं, भाई जैसे ये आ रहा है संवेदी गामक अवस्था है ये, है ना, इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। तो ये गामक क्रियाएं क्या होती है, गामक क्रियाएं होती है जैसे बच्चों को खिलौना पकड़ना, है ना, खेलना, उछलना, लिखना आदि क्या होती है, गामक क्रियाएं होती है ना। प्रकाश के प्रति सचेत, जो संवेदी गामक क्रियाएं होती हैं उसका उदाहरण है प्रकाश के प्रति सचेत। यानी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या दिखाएंगे, हम कोई भी लाइट वाली चीज दिखा देते हैं, है ना, जो प्रत्यक्ष होती है, जो उनके सामने होती है, तो उसी का अस्तित्व बच्चे के माइंड में बन जाता है। कि अगर बच्चे को खिलौना दिखा के ये कहेंगे कि बच्चे खिलौना है, तो वही माइंड, वही अस्तित्व बच्चे का उस वस्तु के प्रति बन जाएगा कि हाँ, अगर वो भविष्य में कभी इस चीज को देखेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, उस चीज को देखा कि तो क्या कहेगा, ये खिलौना है ना। तो प्रत्यक्ष जो वस्तुएं होती हैं, जो उनके सामने होती है ना, उनको वे देखते हैं, तो उसी का अस्तित्व क्या बन जाता है, उनके माइंड में फीड हो जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे। इसका आगे शायद वीडियो में ना आ रहा हो, फिर भी बता दो, उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है ना। नीचे लिखा है अस्तित्व होता है, ठीक है। बच्चा जो भी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष चीजें होती हैं वही उनके माइंड में फीड हो जाती है, वही उनका अस्तित्व बन जाता है कि हाँ ये भाई ये बॉल है, या फिर ये क्या नाम खिलौना है, या फिर ये गुड़िया है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये कह रहा है कि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वे कैसे समझते हैं, वे अपनी इंद्रियों द्वारा समझते हैं चीजों को, है ना। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह से सोचते हैं, यानी कि अगर उन्हें भूख लग रही हो तो रोना शुरू कर देगा, है ना, उन्हें कोई दिक्कत है तो रोना शुरू कर देगा, और भी जो अगर वह खुश है तो हंसना शुरू कर देगा। तो वही चीजें हैं, अगर वो अपने संवेगों द्वारा व्यक्त करता है चीजों को, है ना। तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो इंद्रिय जनित गामक या संवेदी गामक अवस्था रखा गया है। तो इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बच्चा आंख, नाक, कान से कौन सी अवस्था में सोचता है ना। और ये कहा है इस आयु में बालक की जो बुद्धि है उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। तो पूछ लेगा कि कौन सी आयु में, कौन सी अवस्था में, दीन प्यारे की कौन सी अवस्था में बच्चा कैसे, बच्चे की जो बुद्धि है वो किसके द्वारा व्यक्त होती है ना। ये जो अवस्था है इसमें बच्चा ये भी पूछ लेगा जो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की जो अवस्था है वो किसमें है ना। जिस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके स्मृति होती है, यानी कि याद कर रखना चीजों को, और मानसिक निरूपण जो बच्चे करते हैं वो कौन सी अवस्था में करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए दूसरी अवस्था हमारी कौन सी है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये जो इसकी जो अवस्था है ये कितने से लेकर कहां तक है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जो भी मैं करा रही हूँ अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता। ये चीज आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। आप मेहनत कर लोगे तो आगे का जो जीवन है आपका बेहतर बनेगा। तो चलिए ये जो है दूसरी अवस्था हमारी कौन सी है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तो इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में क्या है कि जो बालक होता है, बालक अपने परिवेश में जो चीजें होती हैं उनमें विभेद करने लग जाता है, उसमें अंतर निकालने लग जाता है कि ये चीज ये है और ये चीज ये है, ठीक है। वस्तुओं को पहचानने लगता है, अपने परिवेश में आने वाली वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लग जाता है। दूसरा क्या है, इस अवस्था में बालक क्या करता है, इस अवस्था में बालक जो होता है अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है ना। इसमें क्या करता है, बच्चे जो चित्र होते हैं, चित्रों को पहचानने लगता है और क्या करने लगता है, उन चित्रों का प्रयोग करने लगता है और शब्दों में प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, यानी कि जो उसके सामने होते हैं और प्रतीक वाले जो चिन्ह वाले वो होते हैं खेल खेलने लगता है।
इसमें सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इसमें बच्चा क्या करता है, सही अनुपात नहीं निकाल पाता कि इसका सही अनुपात क्या है, उनका अंतर नहीं समझ पाता है ना। इस अवस्था में बच्चा सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता, वह टेढ़े मेढ़े चित्र बना पाता है। ठीक है, और सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं इस उम्र के बच्चों में, जैसे गुड़िया के साथ खेल खिलौने है ना। इस दौरान बच्चों में भाषा का विकास होना शुरू होता है। समझिए इस बात को कि पूरा भाषा का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, शुरू होता है ना। इस अवस्था में बच्चे का जो भाषा का विकास है वो शुरू होता है, विकास होना। इस अवस्था में बच्चा नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह करता है ना, यानी कि नई सूचना इकट्ठी करता है, वह अपने अनुभव वगैरह वो कर लेता है कि हमारे अनुभव क्या है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने लगता है, यानी कि जो संवेदीगामक अवस्था है उसमें तो क्या करता है, उसमें तो बच्चे संवेगों के माध्यम से कार्य करते हैं, है ना। और इसमें क्या करता है, वह अपनी समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान करने लग जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण विकसित होते हैं इसमें, कि अगर बच्चा कोई वस्तु देख ले तो क्या कहता है कि ये वस्तु है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो चित्र है उसके माइंड में फीड हो जाता है ना। इम्पोर्टेंट है, आपसे क्या पूछेगा, देख लो, बार बार क्वेश्चन आते हैं इसी में से ही। वो पूछ लेगा कि जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे के भाषा विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी अवस्था है, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। और क्या है कि इस कौन सी अवस्था में बच्चा सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता, है ना। कौन सी अवस्था में बच्चा क्या करता है, सजीवता का लक्षण देखने को मिलता है। कौन सी अवस्था में बच्चा चीजों को उसके जो परिवेश में आने वाली चीजें होती है उनको पहचानने लगता है और उनमें क्या विभेद करने लग जाता है। तो कौन सी अवस्था है, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, ये प्रत्यक्ष अवस्था भी से बोला जाता है। ये कितने से कितने वर्ष तक होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तो इसमें क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस अवस्था से। ठीक है, अब क्या क्या है आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टैग के लिए भी आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। इससे पहले पूर्व सक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें क्या था कि वस्तुओं में विभेदीकरण करने और क्या करना है, वस्तुओं को पहचानने, उसकी जो परिवेश की वस्तुएं थी उनको पहचानने और विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित होती थी। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वस्तुओं को पहचानने, उनको उनमें विभेदीकरण करने और उसको जो वर्गीकरण करने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है ना। दोनों में अंतर है भाई, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। इसमें क्या है, इसमें तर्क पर आधारित रहता है चिंतन। जो चिंतन होता है सोचने की, जो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो तर्क पर आधारित होता है, हम तर्क तरीके से सोचते हैं इसमें, है ना। चिंतन का समावेशन, चिंतन का जो समावेशन होता है वो कैसा होता है, मूर्त समावेशन। मूर्त समावेशन समझते हो, मूर्त माने की यानी कि कोई भी वस्तु है तुम्हारे सामने है वो चीज। हम जैसे एक गाड़ी है, अब आपके सामने मोटरसाइकिल ले लो, बाइक ले लो, ठीक है। अब बाइक को हम देख रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, उसको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इसमें तेल कैसे डलता है ना, ये बाइक इस तरह से क्यों है ना। तो हम उसे देख के, हमारे सामने जो चीजें हैं उनको देखकर हम चीजें तर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है मूर्त समावेशन, यानी कि अमूर्त चीजों का समावेशन, यानी कि जो चीजें हमारे सामने है। तो इसे प्रत्यक्ष अवस्था भी कहा जाता है ना। तो आगे देखिए
इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, लंबाई वगैरह सब समझने लगता है। इसमें क्या है, वस्तुओं का जो भार होता है, उसकी जो लंबाई होती है, उसका जो आकार होता है, उसमें क्या अंतर करने, जो अंतर है उसमें वह समझ लेता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। आरोही या अवरोही क्रम समझने लगता है। बच्चा इस अवस्था में आरोही व अवरोही जो क्रम होता है वो समझने लगता है। आगे देखिए, उसका बच्चे का जो चिंतन होता है अब अधिक क्रमबद्ध, एक क्रम रूप से और तर्कसंगत होता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। आगे चलिए, वस्तु को देखकर तर्क लगाना प्रारंभ कर देता है। मैंने बताया ना कि मूर्त जो संक्रियात्मक है उसमें क्या होता है, बच्चा देखकर तर्क करना सीख जाता है। उसमें बच्चा तर्क करता है क्या, चीजों को देखकर जो उसके सामने है ना। भाषा का पूर्ण विकास कौन सी अवस्था में होता है? इससे जो पहले अवस्था थी उसका क्या था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो थी इससे पहले वाली, उसमें क्या था, उसमें तो जो भाषा का विकास है उसमें भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। और इसमें भाषा का जो विकास होता है, भाषा का पूर्ण विकास कौन सी अवस्था में होता है? वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि भाषा का पूर्ण विकास जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में माना जाता है, या भाषा का पूर्ण विकास जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में होता है ना। बालक किसी पूर्व और उसके अंश में संबंध स्थापित, पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन होने के लिए क्या करता है, उन नियमों को सीख लेता है कि हमें अपने परिवेश में अनुकूलन कैसे करना होता है। यानी कि जैसे हमारा जो वातावरण है उसमें ढलने के जो नियम है, जैसे हमारा विद्यालय हुआ, भाई विद्यालय में रहेंगे तो अनुशासन वगैरह सीखेंगे, वहाँ के नियम सीखेंगे, तभी तो हम वहाँ पे अच्छे से समावेशन कर पाएंगे, अनुकूलन कर पाएंगे, उसी के अनुसार ढल पाएंगे, है ना। तो वो सीख लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछ लेता है। जो गणितीय सवाल होते हैं वो जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में बच्चा कर पाता है, तो कौन सी अवस्था होती है, वो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और क्या होता है, इसमें भाषा का पूर्ण विकास होता है। बच्चा कैसे, बच्चा जो तर्क करता है वो क्रमबद्ध रूप से तर्क करता है ना। और इसमें बच्चा किसी वस्तु की लंबाई, भार, आकार में अंतर करना सीख लेता है। और इसमें बच्चा जो उनके आसपास का जो वातावरण है उसमें वस्तुओं में अंतर करना, है ना, विभेदीकरण करना और वर्गीकरण करना की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सोचता है, प्रत्यक्ष चीजों को देखकर सोचता है, तर्क करता है जो उसके सामने है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट है भाई। फिर मत कहना कि 2 नंबर छूट गया और 1 नंबर छूट गया। एक चीज और है इसमें जो यूज होता है वो होता है आगमन विधि का, है ना। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा। इसमें आगमन विधि का, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि यूज होती है और इसमें आगमन विधि यूज होती है और जो लॉजिक तर्क लगाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है आगमन विधि, इसमें जो आगमन विधि यूज होती है, आगमन विधि समझते हो, आगमन विधि क्या होती है समझते हो भाई। आगमन विधि वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले आगमन विधि यूज होती है, पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें आगमन विधि में उदाहरण देते हैं, बाद में क्या करते हैं, बाद में सवाल करवाना शुरू करते हैं, बाद में सवाल। ठीक है, पहले हम इसको उदाहरण देते हैं फिर बाद में सवाल करते हैं आगमन विधि में।
ठीक है। या पहला उदाहरण देते हैं जब कुछ चीज पढ़ाना शुरू करते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, एक चीज और है इसमें, बच्चा क्या करता है, बच्चा देखकर चीजों को तर्क करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो विश्वास करने लग जाता है कि ये सही कह रहा है ना। दोस्त बनाने शुरू कर देता है, उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई, दे दीजिए इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तर्क पर आधारित रहता है इसका चिंतन का समावेशन कैसे होता है, मूर्त चिंतन, है ना। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है इस अवस्था में, और क्या है, गणितीय सवाल करने लगता है। इसमें किसका यूज होता है, इसमें आगमन विधि का यूज होता है, इसमें उदाहरण से सवालों की ओर ले जाते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर सवाल लगाते हैं। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होता है। इस अवस्था में वस्तु को देखकर तर्क लगाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि पर चिंतन करता है। भाषा का पूर्ण विकास इसी अवस्था में होता है। बालक किसी पूर्ण और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित करने के लिए नियमों को सीख लेता है। तो चलिए नेक्स्ट अवस्था पर चलते हैं। चलिए देखिए, ये जो फोर्थ है, इनकी फोर्थ अवस्था कौन सी टीम पे आ जाती है, औपचारिक या फिर से बोलते हैं अमूर्त अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे कितने वर्ष से कितने वर्ष तक माना गया है, 11 वर्ष से आगे तक की जो अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस अवस्था की जो विशेषता है वो है अमूर्त चिंतन। कि इस अवस्था में बच्चा कैसे सोचता है, अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि जो वस्तुएं उनके सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष चीजें हैं, यानी कि जो चीज उनके सामने नहीं है उनके बारे में सोचना, उनके बारे में कल्पना करना, उनके बारे में तर्क करना। यानी कि जैसे कार, हमारे पास कार नहीं है लेकिन कार के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कार लेनी है, तो कौन सी कार लेनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट होगा, हमें कहाँ कहाँ घूमना है उस कार से। तो ये सारी चीजें, जो चीजें हमारे सामने नहीं है ना। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इसमें सबसे ज्यादा जो भाषा संबंधित विकास है, कैसा, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा भाषा का विकास होता है, सबसे ज्यादा, है ना। और इस अवस्था में एक और चीज है, इस अवस्था में क्या होता है, संप्रेषण, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, है ना, उसका विकास सबसे ज्यादा होता है। कौन सी अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है, जैसे निर्णय लेना, स्मरण करना, मनन करना, यानी गहनता से किसी चीज पे सोचना आदि बच्चा करने लगता है। इसमें बच्चा अंकों का प्रयोग करने लगता है ना। और इसमें बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वे क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, गलत लिया है ना। वे काफी हद तक अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं, अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, है ना, अच्छे से सोच पाते हैं किसी भी टॉपिक से, है ना। अब ये है कार्य करने में अंतर समझने लगते हैं कि ये जो कार्य है इसमें विभेद करना लग जाते हैं
इस अवस्था में व्यक्ति अपने संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। यानी कि अपनी समस्याओं को किस तरह से निवारण करे, है ना, उस समाधान निकालने के लिए जो नियम वगैरह है उनको भी क्या कर सकता है, नए नियम बना सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा संप्रेषणशीलता का विकास और भाषा का विकास सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में, जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है ना। और क्या है, सबसे ज्यादा बच्चा किस अवस्था में समाधान करने के जो नियम होते हैं उनको बना लेता है? तो कौन सा है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है अमूर्त और मूर्त अवस्था में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भाई इम्पोर्टेंट है, अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलेंगे, एक एक चीज बता के चल रही हूं मैं। चलिए, जो ये है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जो किन किन चीजों पर आधारित है, उनमें क्या क्या होता है? इसमें संगठन, ठीक है, संगठन का क्या वर्क है? संगठन का वर्क होता है सूचना प्राप्त करना। ठीक है, अब ये क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन का मीन्स क्या होता है? पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के बीच में संतुलन बनाना। ठीक है, संबंध स्थापित करना, है ना, संतुलन बनाए रखना। और ये क्या है? अनुकूलन के अंदर क्या आता है? आत्म सातीकरण। अब ये पूछ लिया जाता है आत्म सातीकरण क्या होता है? पूछ लिया जाता है कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? आत्म सातीकरण कहलाती है ना। अभी जो अनुकूलन है यही, इसमें भी दूसरा क्या है? विशिष्टीकरण। अब विशिष्टीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान का विस्तार करना। क्या कहलाता है? विशिष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? संज्ञानात्मक जो डिपेंड है वो संगठन का मीन्स क्या होता है? सूचना प्राप्त करना। संगठन का वर्क क्या होता है? सूचना प्राप्त करना, है ना। दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करना या संतुलन बनाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन में दो अनुकूलन के अंदर भी क्या आता है? आत्म सातीकरण आता है और क्या आता है? विशिष्टीकरण। अब आत्म सातीकरण में क्या है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्म सातीकरण कहलाती है। दूसरा है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण में क्या होता है? नवीन ज्ञान का विस्तार करना। इम्पोर्टेंट है, ये जो आता है ये रीट में भी आया भी, है ना, और ये टैग में भी पूछा जाता है कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की प्रक्रिया को जोड़ना, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्म सातीकरण कहलाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से चित्र बनाएंगे। जो संज्ञानात्मक विकास है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे संज्ञानात्मक जो सिद्धांत का विकास होता है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, ये जो है आगे के जो तत्व है, प्याजे ने जो तत्व दिए हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के, वो क्या दिए हैं? तो परिपक्वता होना चाहिए बच्चों में। और क्या होता है? बच्चे अनुभव के द्वारा कार्य करते हैं और सक्रिय होते हैं। और ये क्या है? समाज में बच्चों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और कही इम्पोर्टेंट है, देखो दोबारा बता रही हूँ मैं कि जो हमारे जीन प्याजे हैं उन्होंने एक बात बताई है, इम्पोर्टेंट है भाई, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ।
ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी, जो भाषा का जो विकास होता है, भाषा का जो विकास होता है, भाषा का जो विकास होता है वो कैसे होता है? इसमें होता है उम्र के साथ साथ, उम्र के विकास के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बच्चों में क्या होता है? भाषा का विकास होता है। ठीक है। और इन्होंने एक चीज और कही है, इम्पोर्टेंट है भाई, ये लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा, ये पूछ लेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है कि जो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो उम्र के साथ साथ होता है, जैसे जैसे उसके बच्चे की उम्र बढ़ चल जाएगी वैसे ही उसके भाषा का विकास होता चला जाएगा। ठीक है। एक चीज और है इसमें, स्कीमा। स्कीमा एक शब्द है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये स्कीमा किसने दिया है भाई? स्कीमा किसने बताया है? स्कीमा बताया है जीन पियाजे ने। ठीक है। अब ये क्या है? स्कीमा क्या है भाई? स्कीमा कहा है ये छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चों की, है ना, छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं जो बच्चों के मस्तिष्क, है ना, जो बच्चों के मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं, वह क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ये किसने कहा है? ये कहा है जीन पियाजे ने। ठीक है। स्कीमा क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं, मतलब जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं, ये क्या होती है? जो क्रियाएं करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, है ना, बच्चों के मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वही क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। इम्पोर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये कि स्कीमा के बारे में किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया है। और स्कीमा क्या है कि छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं, जो कि उनकी किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है ना। उन्होंने कहा था कि समाज में रहने से बच्चों का विकास नहीं होता, है ना, और ना ही उनके माइंड में कोई ऐसी डिवाइड होती है कि हाँ भाई कि भाषा का विकास हो रहा है। भाषा का जो विकास होता है वो कैसे होता है? भाषा का जो विकास होता है बच्चे के उम्र के साथ साथ, आयु के बढ़ने पर ही भाषा का विकास भी होता रहता है। किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया है ना। चलिए, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। जो चीजें बतानी थी, जो इम्पोर्टेंट थी, मैं सब इसमें बता चुकी हूँ। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलेंगे, इम्पोर्टेंट है ना चीजें। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे।